एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर श्रेयस देवलकर के साथ, जो एक ऐसा फंड मैनेज करते हैं जहां पे इनके पास फ्री हैंड बहुत है, यानी किसी भी साइज की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो अब तक हमने काफ़ी बातचीत की और अब हम समझते हैं कि इस वक्त कौन से सेक्टर्स, कौन से आइडियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एफएमसीजी को मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चरली इनके पास प्राइसिंग पावर होती है, जिस भाव में बेचते हैं आपको उसी भाव में लेना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल से इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। बैंक जो है वो उनकी प्राइसिंग पावर का कोई मैच नहीं, वो जितने में लोन देंगे आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये दो जो सेक्टर हैं जहां पे आपको लगता है बैंक के पास बहुत प्राइसिंग पावर है डिस्पाइट की ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और एक सेक्टर से जहां पे प्राइसिंग पावर इस समय निकल गई है, तो आपने इसको छोड़ दिया अभी बीच में। इनके बीच में बहुत सारे जो रिटेल के सेगमेंट है जिसमें आपका एक्सपोजर भी है, जहां पे आपने ले रखा है, उनकी स्थिति क्या बनेगी? एक्चुअली प्राइसिंग पावर है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि ट्रेंड क्या हो रही है मार्केट में। तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़्यादा फोकस करना जरूरत होता है कि पेनिट्रेशन लेवल कितना है मार्केट में। तो उस तभी जब पेनिट्रेशन लेवल कम होता है और आप कोई भी कंपनी या सेक्टर या फिर इंडिविजुअल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे पेनिट्रेशन कम है, और ऑब्वियसली इफ दैट सेक्टर इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कंज्यूमर, तो वो सिनेरियो में प्राइसिंग पावर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट के पास शायद नहीं रहेगी। पर आपको ये देखना पड़ता है कि पेनिट्रेशन लेवल ज़्यादा है, आपका पोजिशनिंग जो मार्केट में है, जो कोई भी पोजीशनिंग हो, कि आपके पास बहुत बेहतर फैशन है, आपके पास बहुत आप सबसे सस्ते में बेचते हो, या आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के आइटम रहते हैं, तो जो पर्टिकुलर कंपनी ये प्रॉमिस को ईयर आफ्टर ईयर डिलीवर करती है, तो जनरली आप देखोगे कि वो कंपनियां ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर जाती है, ना कि अभी ये क्वार्टर में मार्जिन कितना है तो मार्जिन सस्टेन करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसा फोकस होता है, और स्पेशली अगर पेनिट्रेटेड कैटेगरी है तो उसमें दिक्कतें हो जाती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कंपनीज कितने लॉन्ग टर्म के लिए खेल रही है, और उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लॉस मेकिंग धंधा कर रहे हैं, पर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, पर मोर देन प्राइसिंग पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आप रिलेवेंट मार्केट में हो और प्रॉफिटेबली रिलेवेंट रहते हो थ्रू साइकिल्स। तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे हम फोकस करते हैं। शायद बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। देखिए, आपने जो कहा ना उसी को दूसरे शब्दों में कहूँ कि प्राइसिंग पावर के साथ साथ आपका टारगेट मार्केट भी होना चाहिए। आप भी जानते होंगे एक शू मेकिंग कंपनी है जिसके पास अल्ट्रा प्राइसिंग पावर है अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए, लेकिन जिस ऑडियंस को या जिस मार्केट को टारगेट करते हैं उसकी प्राइसिंग पावर नहीं है। तो आप सस्ता बेचे महंगा बेचे, जब वही नहीं खरीद पा रहा तो आपकी प्राइसिंग पावर कहाँ चली? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो इस समय मैं नाम भी ले सकता हूँ, रिलैक्सो की बात मैं कर रहा हूँ। 150 रुपये की चप्पल बेचते हैं, लेकिन जिसको बेचते वही बेचारा नहीं खरीद पा रहा है, तो आपकी प्राइसिंग पावर इंडस्ट्री को क्या डिस्टर्ब करेगी? ये सारी चीज़ें डायनेमिक्स है जो बदल रही, जिसको शेयर्स अपने फंड में ध्यान रखते हैं जिससे हो। शेयर्स, नए आइडियाज़ क्या है इस वक्त आप पढ़ रहे हैं? बहुत सारे सेक्टर्स आप देखिए चर्निंग में चल भी रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ अभी चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई थीम पकड़ रहे हैं आप, या कोई नई स्टडी कर रहे हैं आप, जिससे कि आपके जो पोटेंशियल निवेशक वो समझ सकें कि शेयर्स जी आजकल क्या कर रहे हैं? तो हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि जैसे थीम से ज़्यादा कि कौन सी कंपनी अच्छी रहती है। थीम तो क्या है कि आप थीम के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हो तो थीम 6 महीना साल भर रहेगी, उसमें पी का री रेटिंग होता है, डी रेटिंग होता है, वो एक चलता रहता है। मोर इम्पोर्टेंट रहता है कि वो सेक्टर और वो कंपनी थ्रू एंड थ्रू ग्रो करे कि नहीं। तो वो हिसाब से मल्टीपल सेगमेंट्स जहाँ इंडिया में ग्रोथ अच्छी आ रही है, जैसे मैंने एक बताया रिटेल क्रेडिट ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर जहाँ पे हमने देखा कि स्पेशली टॉप 5 सिटीज़ में ग्रोथ उसमें अच्छी आ रही है। उसके अलावा लास्ट अगर 2-3 साल में देखें तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, वहाँ पे कंपनियों ने शॉर्ट साइकिल प्रोजेक्ट्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई। उसके अलावा आप और सेगमेंट देखोगे, जैसे
फोर व्हीलर कैटेगरी, उसमें पर्टिकुलर टिकट साइज के ऊपर ग्रोथ अच्छी पाई। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा या ये थीम अच्छी करेगी। हमेशा फोकस ये रहता है कि कोई भी अकेला सेक्टर या सेगमेंट अच्छा ना करे, पर उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनीज हो या इंडिविजुअल सब सेगमेंट हो जहाँ पे ग्रोथ ठीक चल रही है, वहाँ पे फोकस करने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो श्रेयस का नज़रिया बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि पैसे बनने चाहिए और फंड बेटर परफॉर्म करे, ये है मोटो। अब इसके लिए थीम पढ़नी है, सेक्टर पढ़ना है, कंपनी पढ़नी है, वो सब ये काम करते हैं, इसीलिए बेहतर रिटर्न आपको दे पाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के फ़ायदे अपने हैं क्योंकि फंड मैनेजर के पास फ्री हैंड है कि वो जहाँ बेटर रिटर्न देखेंगे वहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस सेगमेंट में ही इतना करना है। तो श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे आपके निवेशक इस फंड के सुन रहे होंगे या जो निवेश करना चाहते होंगे वो सुन रहे होंगे। उम्मीद है उनको इस बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने निवेशक सलाहकार से बात करें और इसको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस हमारे साथ। धन्यवाद।